क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल पाइप। याद आया आपको? हाँ, ये पैरेलल पाइप। और जैसा मैंने बोला था, ये थोड़ा सा क्यूबॉइड का डिफॉर्म्ड शेप है। क्यूबॉइड तो नॉर्मल होता, ऐसे होता क्यूबॉइड। तो ये पैरेललोग्राम से बना है ना, बहुत मुश्किल से बनाया मैंने, पूरी ताकत लगा दी। ठीक है, तब जाके जुड़ा। मतलब ये कि वो बचपन में जो आप प्रोजेक्ट बनाते टाइम पे जो गालियाँ देते हो ना टीचर को कि यार पता नहीं क्या बनवा रहे हैं, काम आता है कभी कभार। ठीक है, तो ये पैरेलल पाइप है। इसमें ये सारी साइड्स पैरेललोग्राम है। ये 6 साइड्स हैं, 2 यहाँ की और 4 इसकी साइड की दीवारें। एक तो फ्लोर और एक रूफ और बाकी 4 दीवारें, तो 6 तो फेसेस हो गए। अब यहाँ से यूँ मिलेगा, जो यहाँ से एक डायगोनल मिलेगा, यहाँ से एक डायगोनल मिलेगा। तो ऐसे एक दीवार पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे और 5 और 6 पे 12 फेस डायगोनल है ना। और जो आर पार निकल जाए ऐसे इधर से और इधर से, वो बॉडी डायगोनल। एक इधर से निकलेगा, एक इधर से निकलेगा। ठीक है ना। सिमिलरली एक इधर से निकलेगा और एक ऊपर से निकलेगा, है ना। तो कुल मिलाकर के वी हैव 4 बॉडी डायगोनल। ठीक है, और सेंट्रॉइड होगा बिल्कुल बीच में कहीं। सही है। अच्छा, ये तो हुआ पैरेलल पाइप। अच्छा, ये टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, ये टेट्राहेड्रॉन है ना। टेट्राहेड्रॉन यूँ है क्योंकि टेट्रा माने 4। ठीक है ना। इसके 4 वर्टेक्स हैं। सही के 4 वर्टेक्स देखो जरा, 4 ही है क्या? एक तो मेरे हाथ में और 3 यहाँ है ज़मीन पे, तो इसे 4 वर्टेक्स हैं और 4 ही इसकी फेसेस हैं। हर फेस जो है वो, अगर क्योंकि हम लोग जिस तरह के टेट्राहेड्रॉन में बात करते हैं वो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन होता है, तो वरना अपन जो क्वेश्चन करेंगे उनमें रेगुलर नहीं होता, ध्यान रखना। तो ये अगर देखा जाए रेगुलर है तो अभी तो 60 मान लेते हैं। तो ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। तो इस तरह से 4 ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ एक प्रिज्म है। याद है ना, वो भी एक प्रिज्म है। याद है ना, वो भी एक प्रिज्म है। प्रिज्म हैविंग पैरेललोग्राम बेस, कल सिखाया था, दिखवाया था ना। वैसे अगर देखा था तो ये भी एक प्रिज्म है, लेकिन अपन तो टेट्राहेड्रॉन नहीं बोले, इसको इज्जत क्यों खराब करें इसकी। तो ये एक ट्रायंगल है, तो इसका सेंट्रॉइड होगा। अरे हर ट्रायंगल का एक सेंट्रॉइड होगा। इसका नाम G1, इसका नाम G2, इसका नाम G3, G4। तो कुल मिलाकर के 4 G1, G2, G3, G4 होगा। सही है। और एक इसका खुद का भी तो सेंट्रॉइड होगा। वो कैसे होगा? आप यहां से एक पेन डालेंगे और जहां इसका सेंट्रॉइड होगा वहां से निकाल देंगे, तो एक लाइन निकली। वो कोई डायगोनल नहीं होगी, बस एक लाइन निकली, है ना। द लाइन कनेक्टिंग द वर्टेक्स एंड द सेंट्रॉइड अपोजिट इट। ठीक है ना। एक लाइन यहां से निकली और ऐसे ही एक लाइन इधर से इसके सेंट्रॉइड से होती हुई निकलेगी। तो वो दोनों लाइनें जहां अंदर जाकर के एक दूसरे को कनेक्ट होंगी, ठीक है ना, वहां पर उसका सेंट्रॉइड होगा। ठीक है ना भाई। और वो रेशो 3:1 होता है, 2:1 नहीं होता। वो कितना होता है? 3:1। अगर वो 3:1 होगा तो डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। वो अभी आने वाले में वी विल स्टडी अबाउट दैट, है ना। अच्छा, अब इसमें भी आपकी काम की बातें, हालांकि मैं उसमें बताऊंगा, लेकिन याद हो आपको, जैसे अपन अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें ये वाली साइड जो है, ये साइड देख रहे हैं आप, ये वाली साइड जिसको मैंने ऐसे इस साइड से पकड़ रखा है। ठीक है, ये वाली साइड, ये वाली जिसको मैंने यहां से पकड़ लिया, नीचे नहीं, ये ऊपर वाला दिख रहा है, ऊपर वाली साइड और ये नीचे वाली साइड अपोजिट एजेस की। याद आया? अपोजिट एजेस का मिड पॉइंट, अपोजिट एज का मिड पॉइंट और इस अपोजिट एज का मिड पॉइंट, दोनों को जोड़ने वाली लाइन का, हाँ, वो मिड पॉइंट जो होगा वो सेंट्रॉइड होगा। याद आ गया? वैसे ही ये इधर से एक बॉडी डायगोनल निकला, एक बॉडी डायगोनल यहां से निकला और एक इसके जस्ट पास वाले से निकला। दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा या दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो भी सेंट्रॉइड होगा। ठीक है ना। तो अपोजिट एज भी है इसमें। अच्छा, इसमें अगर अपोजिट एज है तो क्या सर इसमें अपोजिट एज नहीं होगी? ये वाली साइड, ये वाली साइड, है ना। पहले तो क्या मार्कर हुआ करते थे, तो क्या ब्लैक कर देता था मैं, अब क्या चौक से होगा नहीं, अपन और इसमें रह जाएंगे। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये अपोजिट एज हो गई, है ना भाई। जिनको ये बात समझ में नहीं आई, है ना, एक कुछ अलग सा पेन
ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये वाला पैंट और नहीं, जिसका लैम्डा भयंकर हो, ठीक है हाँ, ये वाला साइड और ये वाला साइड दिख रहा है आपको, ये दोनों एक दूसरे के लिए अपोजिट एज है, ठीक है ना भाई। अब एक काम करते हैं, ठीक है, ये पिरामिड तो पकड़ ले और अपन ये, हाँ निकल ले, ये दोनों लाइनों को पकड़ लिया अपन है, ठीक है। अब ये दोनों लाइनें ऊपर जाएगी, यहां रोक लो, इसके पैरेलल ये इनफाइनाइट लेंथ की लाइन है, इसके पैरेलल ये इनफाइनाइट लेंथ की लाइन है। ये दोनों लाइनें कभी एक दूसरे को मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। तो दीज लाइन्स आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, ना तो ये पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि नॉर्मली पैरेलल होती है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अब ये पैरेलल भी नहीं और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, ठीक है ना। दीज लाइन्स आर नोन एज स्क्यू लाइन्स, ये स्क्यू लाइन्स कहलाएंगी, ठीक है ना। अब ये सिर्फ 3D में होती हैं, ठीक है। ये ठीक वैसी है जैसे वो अपने फिल्मों में देखा होगा ना, वो जैसे बाहर वाली मूवीज में दिखाते हैं कि एक रोड के ऊपर से, मतलब एक रोड यूं निकल गया और उसके ऊपर से दूसरी रोड निकल गई, एग्जैक्टली वैसी है। तो हम लोगों के लिए 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, द डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स, द डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स। ये हमारे लिए एक क्वेश्चन हुआ करेगा, बोर्ड का क्वेश्चन होगा और कंपटीशन में भी उतना ही इफेक्टिव है। वहाँ पे 4 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, द डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स। तो स्क्यू लाइन्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है अपोजिट एज ऑफ द पिरामिड, पिरामिड के अपोजिट एज आर, है ना, स्क्यू लाइन्स, ठीक है। अब जब अपने दिमाग से, तो अभी आज के दिन के बाद में पिरामिड भी निकल जाएगा, तो अपन ऐसे याद रखेंगे ना, ये वाला हाथ जो है, ये तो वो व्हाइट कलर का पेन है, ये रेड है ना, ये ऐसे, तो द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है ना भाई, हाँ ठीक है, हाँ। तो कैसे याद रखेंगे? अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जो आपको मतलब कुछ बनाना ही पड़ता है। जैसे हमारे टाइम में हम लोग क्या किया करते थे, जो वो होम लाइट वाली माचिस आती है ना, ठीक है ना, होम लाइट की माचिस देखी आपने, थोड़ी सी लंबी आती है, ठीक है ना। और इस अपने साइकिल का वॉल देखा, वॉल, साइकिल में वॉल होता है ना, वो जिसको खोलते ही हवा निकल जाती है, आपने देखा होगा। उसमें वो ऊपर एक ऐसा रबर चढ़ा रहता है, तो वो रबर मिल जाता था, 1 रुपए में इतना मिल जाता है वो, ठीक है ना। तो ऐसे रबर पहना करके एक दूसरे में, है ना, 2 होम लाइट वाली माचिस से जोड़ लेते थे और उसके ऊपर छेद करके तीसरी जोड़ लेते थे, अटैच हो जाती थी, ठीक है। अब कुछ नहीं है, अब ऐसा अपन ने लिया बच्चों से, और वो उनकी वो जो हॉट ग्लू गन होती है ना, एक आती है आजकल एक, है ना, वो अपन ले लेते हैं, तो उसके बाद सूख जाती है वो हाथों हाथ, तो अपन ये बना लिया। अब ये क्यों बनाया, ठीक है, ताकि आप वो बार बार मैं पेन जोड़ करके दिमाग लड़ाता रहता हूँ ना, ठीक है, उससे बढ़िया ये अपने लिए काम आती रहेगी, नहीं है। तो ये 90 90 90 एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस, ठीक है ना। अभी आने वाले टाइम में ही अपने को हो सकता है कभी जरूरत पड़ जाए, तो उसके लिए अपने पास में एक पॉइंट रह गया। तो ये आपने देख तो लिए, दर्शन तो हो ही गए, अभी जरूरत पड़ती है तो अपन इनको उठाते जाएंगे, ठीक है, ठीक है। हालांकि आप लोगों की तो तकदीर भी बहुत अच्छी है, आपको तो सुनने में केमिस्ट्री में के अंदर भी दिखाते हैं, केमिस्ट्री में दिखाते हैं क्या, है ना, हाँ। तो इंटरेस्टिंग है, मतलब ये कि आजकल हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड करा था, उसमें ये कि बादल फटता है ना, सुनते हैं ना न्यूज़ के अंदर, फलाना तो पूरा गाँव ही गायब हो गया क्योंकि बादल फट गया। अब मेरा दिमाग अलग, बादल भी फट जाता है क्या, ठीक है, बादल कोई कपड़ा थोड़ी ना जो फट जाएगा, हाँ। तो मेरा तो दिमाग खराब हो जाता था, साइंस में हम पढ़ते थे कि वो, है ना, क्लाउड डिसरप्ट हो गया, वो कैसे हो गया ऐसे एकदम से ऑल ऑफ ए सडन। तो अभी मैंने वीडियो में देखा बकायदा, बाई गॉड, मैं तो देखा उसको कि फटने के बाद क्या दूर से कैसे दिख रहा होता है, ठीक है, कि मैं इतनी तेज बारिश, और वो भी जो मतलब घंटे भर में होनी चाहिए ना, वो 1 मिनट भी ज्यादा बता रहा हूँ, 30 सेकंड में हो जाती है। 30 सेकंड के अंदर 1-1.5 घंटे की बारिश 30 सेकंड में, मतलब एकदम से बाढ़ तो बहुत छोटा शब्द यूज कर रहा हूँ। बाढ़ आना, तो बाढ़ आने के टाइम पे तो आदमी को ये तो मिलता है ना कि देखो बाढ़ आ रही हो तो पीछे से पानी आ रहा, चलो भागो, ठीक है। यहाँ तो आपको पता ही नहीं चला, ठीक है, आपने देखा बारिश आई है, आपने मुंह दर किया, इतने पता चला आप बह रहे हो, नहीं, बारिश आई है, वही तो
तो ऐसा होगा तो आपको अच्छा लगेगा, देखोगे तो। आजकल तो इतनी फैसिलिटीज हैं कि यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम योर ओन आई कि हाँ भाई ये होता है क्या, फिजिबल है क्या। तो अब आप में से कई लोग देख सकते हैं कि अच्छा हाँ ये पिरामिड है, ये ऐसा है। अभी पिछली बार अपन ने जो बात करी थी वहां से आगे चलते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या हुआ था हमारा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ओ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दिया था, एक क्वेश्चन देखिए क्या था। अच्छा, वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप माइनस का के कैप इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी वेक्टर एंड, हाँ भाई किया किसी ने। एक कौन कौन सा वेक्टर है, वेक्टर कौन सा है, माइनस का माइनस आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप, ठीक है ना, इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी वेक्टर एंड 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। यही है ना क्वेश्चन। हाँ भाई, कितने लोगों ने बनाया, अच्छा मतलब कितने लोगों ने ट्राई किया, ठीक है ना भाई। हाँ वो बनना नहीं बना तो देखो, मैं तो उसके मेरे को तो दुखता वही आदमी है जो करता ही नहीं है, बाकी किसी आदमी से मैं परेशान नहीं होता। जो करता ही नहीं है वो बहुत ज्यादा दुखता है भाई। किसी ने सोचा ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं किया, ठीक है। वो उसने क्या सारा खेल पहले निपटा डाला। अब मान लीजिए उसको इतना भी समझ में नहीं आया कि यार ये कौन किसका एंगल बाइसेक्टर है, तो बेटा रहा बेचारा। लेकिन इसमें तो क्लियर लिखा है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये जरूर लैम्डा ए कैप प्लस बी कैप है, और ए कौन है यहाँ, सी वेक्टर है। अब सी वेक्टर तो दिया ही नहीं सर। हाँ तो नहीं दिया तो क्या हो गया, नहीं दिया तो तू मान ले, क्या मानूं, लेकिन एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मान ले, और क्या मान सकता है, हाँ या ना। अब इसका सी कैप भी तेरे को दिमाग में आ जाएगा, हाँ या ना। अच्छा आगे क्या किया जाए, इसका सी कैप तो थोड़ा भयानक सा हो जाएगा ना, नहीं, या इसी को सी कैप मान लूं, इसी को सी कैप मान के लफड़ा खत्म करूं, क्या बात कह दी। कुछ लोगों ने कहा सर इसी को सी वेक्टर न मान के सी कैप ही मान लो, आपका लफड़ा खत्म। सही है भाई, ये अपना सी कैप बन गया। अच्छा, और सी कैप के साथ में इस वाले वेक्टर को अपन कुछ बी कैप मान लें ना, बी वेक्टर मान लेते हैं। तो बी कैप क्या हो गया साहब, अब आ जाओ, बी कैप इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5 आई कैप 4/5 जे कैप। क्या ये बात सही है। अच्छा, और ये के ही था या जे था, जे है ना। अच्छा, प्लस में 0 के कैप कर दूं, क्योंकि नहीं तो ये बहुत मिस करेगा यार, के नहीं भेजा तुम लोगों ने, ठीक है। तो अपन 0 के कैप भी कर देते हैं। अच्छा, आपने सभी को ये तो समझ में आ ही गया कि लैम्डा सी कैप प्लस बी कैप करने पर जो आंसर आएगा वो ये बनेगा, माइनस का आई कैप प्लस में जे कैप माइनस का के कैप, यही बनेगा ना भाई। तो आपने इसके सामने बैठा दिया। अच्छा, तब तक लैम्डा की जगह लैम्डा, और ये दोनों चीजें जुड़ेंगे तो x प्लस 3/5 आई कैप प्लस में y प्लस 4/5 के कैप, ये बनेगा, और प्लस में कितना z के कैप, यही तो ये बात सही है, हाँ या ना। अच्छा, और सोचते हैं माइनस का आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, सही भाई। निकालना क्या था, मैं तो ये भी भूल गया। फाइंड सी वेक्टर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, मैंने अपने को तो यही निकालना है जो मांगा है। अरे यूनिट वेक्टर ही तो है, मैंने अपने को तो यही निकालना है। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको, धीरे धीरे चलेंगे ना, मैं तो क्या भूल और जाता हूँ। अच्छा अच्छा, ये माइनस का क्या, आप पहले गलतियों में निकाल रहे हैं दिमाग, मैं तब तक इस पे दिमाग लगा रहा हूँ कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो कोफिशिएंट इक्वल होंगे। x प्लस में 3/5 इज इक्वल टू -1, और सोचते हैं y प्लस, कुछ और चेंज करूं क्या। अच्छा, माइनस का लैम्डा, बेहतरीन जा रहे हो, गुड, इज इक्वल टू में, अच्छा 1/λ करूं, ये थोड़ा सा डरा रहा है, चलो आपके लिए कर देता हूं, ठीक है, और सोचेंगे, ठीक है। तब तक एक बार आपकी मर्जी से चलता हूं। इधर इज इक्वल टू में कितना हो गया 1/λ, और क्या इधर से कितना बता रहे हैं आप लोग, z इज इक्वल टू में माइनस का लैम्डा 1/λ, सही है भाई। हाँ साहब, इतनी दूर तक तो मैं सुरक्षित लग रहा हूं अपने आप को, ठीक है ना। आप में से अगर किसी का एतराज नहीं हो तो क्या मैं इसे माइनस का 3/5 माइनस का 1/λ बोल दूं, और y इज इक्वल टू माइनस का 4/5 प्लस का 1/λ, और
z इक्वल टू तो ये है ही माइनस का 1/λ, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन आपने मेरे को बताया था कि यहाँ पे जो सी वेक्टर लेना है वो सी वेक्टर ना लेकर के आपने मुझे सी कैप दिलवाया, हाँ या ना? तो मेरे जहां तक दिमाग कहता है सी कैप का मॉड तो 1 होता है, हाँ या ना? और किसी का भी मॉडुलस कैसे निकालते हैं? अंडर में उनका स्क्वायर। तो इसका मतलब ये कि सरकार ने मेरे को दे रखा है √x² + y² + इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में किसी ने मेरे को दे रखा है x² + y² + z² इज इक्वल टू 1। x की जगह उसकी वैल्यू डाल दूं तो इसका मतलब माइनस का 3/5 माइनस का 1/λ का होल स्क्वायर प्लस में कितना 4/5 माइनस का प्लस में 1/λ का होल स्क्वायर प्लस के अंदर माइनस 1/λ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कर दूं। क्या ये बात सही है? इसको सॉल्व करने पे मेरे पास में 1/λ या लैम्डा आ जाएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू आते ही काम बन जाएगा। हाँ, अब मैं थोड़ा चाह रहा था, मैं एक्चुअल में क्या ना मेरे दिमाग में आ रहा था कि इसको 1/λ की जगह पे अपन कुछ ऐसा कर लेते ना, k मान लेते हैं, जहाँ जहाँ 1/λ वहाँ k मान लेते हैं। नहीं आया समझ में? ये जैसे 1/λ को k मान लेते हैं तो कांस्टेंट में k में जो आंसर है वो 1 में लैम्डा में चेंज कर देंगे, वरना लैम्डा खेलने में थोड़ा प्रॉब्लम रह जाएगी। अभी तो क्या है, देखो अभी आपको नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद आप एलसीएम लोगे तब आपके सारे लैम्डा के एलसीएम चलने लग जाएंगे, तब आपका दिमाग खराब होना चालू हो जाएगा। तो आप एक समझदारी करना, जहां जहां 1/λ वहां k मान करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अब तो हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम? हाँ, बहुत टफ हो जाएगा ना अगर जैसे अपन ने इसको सिंपल मान लिया होता, तो ये इसी के नीचे इसका अंडर रूट आता था। इसी के बराबर ये आ गया ना, उसी के फिर मैंने दोनों साइड मोड लगा दिया। तो मोड लगा के इसकी जो वैल्यू थी वो इसके 1 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इसका मोड तो 1 था। तो वहाँ से लैम्डा किधर गया? डायरेक्ट लैम्डा यहाँ है। हाँ, फिर तो वापस वहीं आएंगी तो। हाँ, पॉइंट है। हाँ भाई, आगे चलें, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब मेरे को नहीं लगता कि आपके लिए इसमें कुछ भयानक वाली बात होगी, फिर भी अपन आगे चलेंगे, ठीक है? हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। पिछली बार हमारी बात हुई थी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पे, याद आ गया होगा आपको? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन में हमने जो पहला टाइप पढ़ा था, ठीक है ना, वो ये था कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है ना, 2 पॉइंट्स। याद आया? 2 पॉइंट्स में अपन ने कोई नाम दे रखे थे क्या? किन किन से पास होने वाली लाइन ढूंढी थी अपने? एक तो ए से और एक बी से। अच्छा, अपन ऐसा लिखा था ए वेक्टर और बी वेक्टर, ऐसा ही ना? फिर अपन ने ये सोचा होगा कि भाई ए और बी को जोड़ दो पहले तो, और इस पे एक पॉइंट को छोड़ दो जिसका नाम क्या होगा? आर। और अपने को पता चल गया था कि ए आर वेक्टर जो है वो पैरेलल है ए बी वेक्टर के, और ए आर अगर ए बी वेक्टर के पैरेलल है तो ए आर का मतलब होता है आर माइनस ए वेक्टर, एंड दैट इज पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यही होगा। और जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो इसका मतलब दोनों के बीच में लैम्डा यूज होता है। तो इसका मतलब अपन ने यूज कर लिया था क्या? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू में लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अच्छा, ऐसा करने पे आर वेक्टर की फाइनल वैल्यू आ गई थी ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यही तो आई होगी। ये जो कुछ भी वैल्यू आई, अब ये देखिए इसमें ना इंपॉर्टेंट क्या है, आर क्या है। अब क्या आपकी जान पहचान होनी बहुत जरूरी, जल्दी जल्दी देखो। ये आर एक चलता पॉइंट है, ये आर था ना, डॉट 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 चल रहा था। आर एक चलता पॉइंट था, क्या था? आर चलता पॉइंट। जो चलता पॉइंट है उसको इंग्लिश में वेरिएबल पॉइंट। इसका मतलब ये कि ये एक्स वाई जेड रख रहा है, जिसके एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल हैं। नहीं है? कौन सा एक्स वाई जेड रख रहे हैं? वही जो अभी सी में लिया था ना अपने, वही वाले एक्स वाई जेड जो तीनों बदल रहे हैं। नहीं है ना? अच्छा, ये ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर फिक्स पॉइंट है जहां से मामला शुरू हुआ। इसका मतलब ये कि लाइन के लिए एक तो हमारे को चाहिए होता है कहीं से शुरू होने वाली जगह, जो ए वेक्टर दे रहा है हमारे को, और प्लस में लैम्डा इंटू में बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। जब भी हम लोग एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को घटा रहे होते हैं, जब भी हम लोग एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को घटा रहे होते हैं ना, तो हमारे पास डी आर आने लग जाते हैं, डायरेक्शन रेशियो। अभी हालांकि हम लोग 3D में नहीं गए हैं, लेकिन आप अभी से धीरे धीरे दिमाग में भर लो, ये डायरेक्शन रेशियो दे रहे हैं। जैसे कोई भी लाइन के इक्वेशन के लिए हमारे को y इक्वल टू mx प्लस c चाहिए होता है ना, तो y इक्वल टू mx प्लस c में एक तो अब y इक्वल टू mx प्लस c आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में नहीं है।
मेरे दिमाग में तो y इज इक्वल टू mx प्लस c की जगह y माइनस c इज इक्वल टू m इंटू x माइनस 0 है। नहीं है आपको समझ में? तो आप में से कोई भी इसको देख करके समझ सकता है कि ये एक ऐसी लाइन है जो 0,c से गुजरी। y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 नहीं है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। याद है आपको? कहीं सुना तो आपको याद होगा, वो एक ऐसी लाइन होगी जो कि x1 y1 से गुजर रही है। अगर कोई भी लाइन x1 y1 से गुजर रही है तो इसका मतलब ये कि आपको पहले तो एक पॉइंट मिलता है। जब भी किसी लाइन की इक्वेशन चाहिए होती है तो एक तो फिक्स पॉइंट चाहिए होता है जिससे वो लाइन गुजरे, और m का रोल होता है कि किस एंगल पे गुजरी। तो इसका मतलब ये कि लाइन की इक्वेशन के लिए हमेशा दो चीजों की दरख्वास्त होती है साहब, दो चीजों की दरकार होती है। कौन कौन सी दो चीजों की? एक तो फिक्स पॉइंट दे दो मेरे को और एक स्लोप दे दो। ये तो 2D में। और वेक्टर में हमें किन दो चीजों की जरूरत होती है? एक तो फिक्स पॉइंट की और एक dr की। dr कौन बनेगा? जिसके पैरेलल लाइन होगी। अब यहां पे कोई लाइन, ये वाली लाइन तो सर किसी के पैरेलल नहीं है। नहीं, पैरेलल है, गौर से देखो, ये b माइनस a के पैरेलल है, b माइनस a के पैरेलल है। बच्चा दिमाग लगा कौन कहां पैरेलल है यार? कोइंसिडेंट भी तो पैरेलल होती है, कोइंसिडेंट भी तो पैरेलल होती है। माने एक के ऊपर एक लाइन चल रही है, AR कहां चला? AB पे तो चला नहीं है। हाँ, तो हम लोग वेक्टर की दुनिया में हमेशा दो चीजों की फिक्स करेंगे। कौन कौन सी? एक तो फिक्स पॉइंट चाहिएगा हमारे को, फिक्स पॉइंट जहां से वो लाइन गुजरे, और ये dr बनाएगा। याद रखना अभी से ही, इसको दिमाग में भरना चालू कर दो। डायरेक्शन रेशियो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे 2D में हमारा m करता है। 2D में हमारा m करता है। अभी मैं क्या हल्की बातें करूंगा धीरे धीरे, ताकि आप इसको लाइटली ले लो। फिर आने वाले टाइम में तो अपन dr बोलेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना? डायरेक्शन रेशियो की जरूरत होगी और एक हमारे को जरूरत होगी फिक्स पॉइंट की। एनीवे, जिनको ये दो बातें समझ में आ गई, ठीक है, उनको कुछ ऐड नहीं करना, पिछले वाले से सिर्फ ये दो बातें लिखनी है और आगे चलना है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। लिख लिया? हाँ भाई, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन के बाद में, हाँ भाई, इसी का सेकंड पॉइंट है, टाइप 2 माने बी, है ना भाई? लिखेगा फटाफट से। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट A vector and parallel to B vector, parallel to B vector, ठीक है? पैरेलल टू बी वेक्टर। अब इसको सुनो, ये तो और भी आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार तो इसने सामने होके बोल दिया कि लाइन इसके पैरेलल है। मैंने कहा था अभी आपको कि हमारे को दो चीजों की जरूरत होगी, एक तो फिक्स पॉइंट दे दे और एक dr दे दे। dr मतलब किसके पैरेलल चली? तो देखिए साहब, ये कोई बी वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है जिसने कहा मैं तो यहां खड़ा हूं भाई, ऐसा जा रहा है। अपना फिक्स पॉइंट यहां है जिसका नाम क्या है? ए वेक्टर, सही है? ए से एक ऐसी लाइन चाहिए जो इसके पैरेलल बन जाए। तो ए से एक ऐसी लाइन जो इसके पैरेलल बने, वो ऐसी होगी, है ना? लेकिन ऐसी लाइन मैंने तो खटखट खींच दी, सामने वाला तो कैसे चला था? सामने वाला तो डॉट 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 चला, और वो हर बार इस तरह से प्रोग्राम होकर चल रहा है कि वो गलती से भी ऐसे पाथ से ना भटके जो इसके पैरेलल ना हो। वो तो हमेशा इसके पैरेलल चला, डॉट 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 डॉट। और लेट से इस स्टेज पे पहुंचा, तब तक हमने देखा कि जो AR का लोकस है वो और B वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं। तो मुझे तुरंत समझ में आ गया कि AR वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर। क्या ये बात सही है? और AR वेक्टर बोले तो R माइनस A वेक्टर, सही है भाई, इज पैरेलल टू B वेक्टर। इसका मतलब R माइनस A वेक्टर इज इक्वल टू में कितना? लैम्डा वेक्टर। इसका मतलब R वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया? A वेक्टर प्लस, एग्जैक्टली। और ये लाइन की इक्वेशन तैयार हो गई। अब आप मेरे को बता दो, इसमें मेरे को समझाओ, R कौन है? चलता पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट, सही है ना भाई? A कौन है? B कौन है? dr जिसके पैरेलल कहानी बनेगी, सही है? R कौन है? वेरिएबल पॉइंट, XYZ देगा, सही है? अच्छा, अब थोड़ा सा अगर आप बोले तो मैं थोड़ा सा 3D में हल्का सा एंटर कर सकता हूं, ठीक है ना? अब जरा जिनको हल्का सा 3D समझने में आ जाए उनके लिए बढ़िया।
आर अपने आप में, ठीक है, इसी को अपन 3D के टच में ले रहे हैं। आर अपने आप में लिख रखा है एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, राइट है। अच्छा ऐसे भी नहीं समझे तो अपन एक काम करते हैं ना, वही वाला डायग्राम बनाता हूं। ये ए है, ठीक है, इसका नाम अपन ने क्या रखा था, ए वेक्टर, सही है। अगर ये A1 वेक्टर है तो इसका नाम, ए वेक्टर का नाम है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। क्या ये बात समझ में आती है? इसीलिए इसके कोऑर्डिनेट हैं A1 A2 A3। क्या अभी पकड़ में आई बात? ठीक है, इसी पे एक चलता चलता पॉइंट है जिसका नाम है R, सही है, और R का नाम है X, Y, Z। क्या आप ये समझ सकते हैं? इसका मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस, इतनी दूर तक समझ में आया? अच्छा, और ये किसके पैरेलल है? B वेक्टर के, ठीक है ना। B वेक्टर ने अपने बारे में बताया कि मैं कौन हूं, B1 B2 B3। उम्मीद है आप समझ गए, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, हाँ या ना। अब आपने इसके आगे ये समझ लिया कि इस लाइन की इक्वेशन का नाम है R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। ये बात समझ में आई? मैंने हाथों हाथ R वेक्टर की जगह लिख लिया एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, लिख दो इज इक्वल टू में यहां मैंने लिख लिया, ठीक है, आपके लिए लिख रहा हूं ऐसे A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, सही है भाई, प्लस में लैम्डा इनटू में ब्रैकेट के अंदर कितना B1 आई कैप प्लस में B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। यहां तक समझ में आया? सही है। ये आई कैप जे कैप वाले फड़फड़ाने लगे, हमारे को उधर जाने दे भाई। हमने कहा जाओ, अगर ये दोनों उधर चले जाते हैं तो दुनिया को दिखा x माइनस A1 आई कैप y माइनस A2 प्लस में z माइनस A3 के कैप। क्या ये बात समझ में आई? इस इक्वल टू में लैम्डा इनटू में कितना B1 आई कैप प्लस में B2 प्लस में B3। यहां तक पकड़ में आ रही है बात? क्या ये बात समझ में आई? अब जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो आई कैप का आई कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ, और जेड कैप का, सॉरी, के कैप का के कैप के साथ, हाँ या ना। आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप। तो जिस दिन मैंने कंपैरिजन किया उस दिन मेरे को पता चला x माइनस A1 इज इक्वल टू लैम्डा B1, हाँ या ना। उसी तरह से मेरे को समझ में आया x माइनस ये, सॉरी, y माइनस A2 इज इक्वल टू B2 लैम्डा B2, बराबर है ना भाई। उसी तरह से तीसरे वाले को देखो जरा, z माइनस A3 बराबर लैम्डा B3, बराबर है नहीं है? क्या बता सकते हैं पहले से लैम्डा की वैल्यू क्या है? x माइनस A1 डिवाइड बाई, और इससे लैम्डा की वैल्यू y माइनस A2 डिवाइड बाई इज इक्वल टू में z माइनस A3 डिवाइड बाई B3। क्या तीनों लैम्डा है कि नहीं? तो तीनों बराबर होंगे, और तीनों अगर बराबर होंगे तो जो x y z में जो इक्वेशन आई, नाउ इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D हो गई। क्या आप ये बात समझे? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D हो गई, ठीक है। अब जिनको ये बात समझ में आई कि इतनी दूर जाके इक्वेशन ऑफ आई, वो ऐसे सोचो, देखो x वेरिएबल, ठीक है, y वेरिएबल, z वेरिएबल, A1 A2 A3 कौन? जिससे लाइन पास हुई, जिससे लाइन पास हुई। अच्छा, B1 B2 B3 कौन? जिसके पैरेलल थी। तो मान लीजिए किसी ने मेरे को कहा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए मतलब यहां दे दिया आई कैप, ऐसे समझो 1 माइनस 2 3। समझ में आया? कोई समझ सकता है इसको? पढ़ सकता है क्या? आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, है ना भाई? एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। बी वेक्टर के लिए अगला बोल रहा है, जैसे किसी ने दे दिया 0 5 7, समझ गया आप? इसका मतलब 5j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है। तो मेरी तरफ से इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी x माइनस खाली जगह, y माइनस खाली जगह, z माइनस खाली जगह। सोच लिया? ऊपर भरा जाएगा फिक्स पॉइंट जिससे लाइन गुजरी, तो किससे गुजरी? 1 से, प्लस 2 से और माइनस 3 से, नहीं आया? अच्छा, और नीचे की तरफ भरा जाएगा 0 5 और 7। ये कोई डिवाइड नहीं है, रेशियो है, पढ़ा रहने देना इसको, नहीं आया समझ में? हाँ, तो ये अपने आप में लाइन की इक्वेशन हो गई इन टर्म्स ऑफ 3D। ये तो किसी ने मेरे को से किस में आंसर मंगवा लिया? 3D में। अगर यही मेरे से किसी ने कहा होता कि नहीं सर आप तो वेक्टर में बताते, ज्यादा बढ़िया रहता, तो इसी की वेक्टर इक्वेशन क्या होती? इसी की वेक्टर इक्वेशन इसी को देख के बोलेंगे हम, अब ऊपर नहीं देखेंगे। जो फिक्स पॉइंट है
इनको देख करके पहले आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, याद है ना इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ए वेक्टर की जगह ऊपर ऊपर वाला भर देना, देखो यहां पे ऐसे लिखूंगा 1, इसको +2 को देख करके -2, फिर +3 प्लस लैम्डा इनटू, ठीक है, नीचे वाला 057। उम्मीद है आप थोड़ा थोड़ा पकड़े। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर है और ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D है। इतना क्लोज कनेक्टिविटी है, इसीलिए लोग कहते हैं कि जिसको वेक्टर आता है उसको काफी हद तक 3D आ जाता है। ठीक है, अब मेरे को जल्दी से समझाइए कि अगर किसी ने इक्वेशन ऑफ लाइन x - 1 डिवाइड बाई 2, y - 2 डिवाइड बाई 3, z + 4 डिवाइड बाई 9 दे दिया, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बोलेंगे r वेक्टर इज इक्वल टू 1 2 प्लस में लैम्डा 2 3 9। आगे कहानी, ये कहानी यहां तक पकड़ में आती है आपको? ठीक है, हालांकि थोड़ी बहुत रायता फैलाने वाला है, लेकिन देखते ही सही हो जाते हैं बेटे। ठीक है, ये कहानी यहां तक पकड़ में आ गई, ये तो मुश्किल नहीं है ना। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन दुनिया का सबसे आसान काम है, दुनिया तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन इजी। अच्छा मेरे को जल्दी वापस बता दो, एक बार और पूछ लूं, आर कौन? वेरिएबल पॉइंट, बोले तो एक्स वाई जेड, ये जिससे लाइन गुजरी या स्टार्ट हुई है ना भाई, जिससे लाइन पास हुई या स्टार्ट हुई है ना, और ये जिसके पैरेलल है डी आर, भूलेंगे तो नहीं? हाँ भाई चलिए अब ये कॉपी कर लें। जिन लोगों ने लिख लिया है ना, अब इसमें आपको इसलिए थोड़ा सा फुर्ती दिखानी पड़ेगी क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट रिमार्क लिखवाऊंगा और ये मैं लिखूंगा नहीं लिखवाऊंगा, तो इसलिए आपको थोड़ा फास्ट होना चाहिए ना। हाँ भाई रेडी है ना, लिखिएगा रिमार्क के अंदर फर्स्ट रिमार्क, इफ LAB, ठीक है, इफ LAB माने लाइन AB है ना, और यहाँ R वेक्टर इज इक्वल टू में लैम्डा, सॉरी गलत लिख दिया, R वेक्टर इज इक्वल टू A1 A2 A3 प्लस लैम्डा B1 B2 B3, सही है। इफ LAB R vector equal to this, then LAB passes through fixed point A1 A2 A3, then it is passing through fixed point A1 A2 A3, लिख लिया। आगे चलिएगा, and parallel to line B1 B2 B3, पहला और काम का पॉइंट लॉक कर दें, सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिखेगा, और धीरे लिखें, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख लिया। लाइन AB is पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन AB is, ठीक है, A1 बड़े पहले देख लेना, देखो A1 यहां से लिया प्लस लैम्डा B1, ठीक है, कॉमा A2 प्लस लैम्डा B2, ठीक है, कॉमा A3 यहां से लिया प्लस लैम्डा B3, ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन। पहले आप लिख लो फिर समझाता हूं क्या चीज है। ये अपने आगे के क्वेश्चंस का सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी आ जाता है बच्चे को, आना जिसको आना होता है खट समझ में आ जाता है। ये है दूसरी ऐसी चीज जो उसको ये समझाना पड़ता है बस कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जैसे अपन को याद है, अपन जैसे 2D के अंदर अचानक कोई पॉइंट मानना होता है, 2D के अंदर अचानक कोई पॉइंट मानना होता है तो अपने को रटा होता है ना H, के याद आया? वैसे ही है ना, अगर भाई वेक्टर में अचानक कभी किसी जगह पे कोई पॉइंट मानना होगा ना तो हम ये पॉइंट मानेंगे।
नहीं आया? थोड़ा दिखने में डरावना लगेगा, लेकिन ये काम बहुत सॉलिड करता है, और इतना सॉलिड करता है कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को ढेर कर देता है। आईआईटी फैन है इसका, आईआईटी बहुत यूज करता है, बात बात पे यूज करेगा। हर बात में वो ऐसा क्वेश्चन बनाता ही है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन का आपको एक पॉइंट मानना पड़ जाए कि मान लो दो लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट हुई, हमको क्या पता कहाँ इंटरसेक्ट हुई। हम ऐसा नहीं कहेंगे हमें नहीं पता, हम कहेंगे हमें पता है a1 प्लस लैम्डा b1 कॉमा a2 कॉमा प्लस में लैम्डा b2 कॉमा a3 प्लस लैम्डा b3 पे इंटरसेक्ट हुई होंगी पक्का। वो कहेगा बहुत बड़े बच्चा, आ जाओ इधर, ठीक है? नहीं आया बात समझ में? हाँ, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन में ये कोई पैरामीट्रिक कुछ नहीं है। आप तो सीधे समझ लो कि इट इज सिंपली अ पॉइंट व्हिच हैज टू बी अज्यूम्ड। कभी भी कोई पॉइंट अज्यूम करना है ना, जैसे ये इसके अंदर कोई भी पॉइंट अज्यूम करना है तो ये, अब ये पधारा कहां से वो बता देता हूं आपको, ठीक है ना? ये इस बदमाश बच्चे ने दिया है, नहीं याद आया? वही x माइनस a1 अपॉन b1, याद आया? y माइनस a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू में z माइनस a3 अपॉन b3 इज इक्वल टू लैम्डा था। अपन तो लैम्डा लिखा ही नहीं था, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं बताओ x की वैल्यू क्या होगी, तो आप ये दोनों को तो हटा दोगे, ये बराबर लैम्डा रखोगे तो x की वैल्यू क्या निकली? तो a1 प्लस लैम्डा b1 आई कि नहीं आई? y की वैल्यू क्या आई? और आप एक सेकंड, x y z क्या था? चलता पॉइंट जो कहीं पे भी मिल जाएगा, याद आया? तो ये पूरी लाइन पर जो आपने अगर बाय द वे लाइन ए बी बोल दी, ये वाली लाइन बोल दी, तो इस लाइन पे कहीं पे भी बैठने को तैयार है बंदा, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू है। लॉक करता जाऊं, है ना? तो इसलिए आप ये समझ लेना कि ये सब चीजें आ कहां से रही हैं, क्या हो रहा है। अगला पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर सेकंड, ठीक है? अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, वही ट्रू फॉल्स, पॉइंट नंबर थर्ड, ठीक है? ट्रू फॉल्स टाइप के चीजें लिखिएगा। टू लाइन्स इन अ प्लेन, two lines in a plane are either intersecting or parallel. Two lines in a plane are either intersecting or parallel. Or ठीक है? Two lines in a plane are either intersecting or parallel. ठीक है? Conversely, two intersecting lines. Conversely, two intersecting lines or parallel lines. Conversely, two intersecting lines or parallel lines are always in a plane. Are always in a plane. Bracket में coplanar. Conversely, two parallel lines. Sorry. Conversely, two intersecting lines or parallel lines are always in a plane. Are always in a plane. ब्रैकेट के अंदर कोप्लेनर। भाई सीधी सी बात है, देखो एकदम से मैं मान लो इस प्लेन के अंदर मान लेते ये रहा प्लेन, ठीक है? मैं इसमें किसी को बोलूँ कि मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, दूसरे बच्चे को बोलूँ तू कहीं पे भी लाइन खींच दे, तो कैसी भी लाइन खींचेगा ना, दो ही तरह की लाइनें होंगी, या तो वो इसे नॉन पैरेलल खींचेगा या पैरेलल खींचेगा, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकता। और दो लाइनें अगर भाई नॉन पैरेलल नहीं है तो आगे जाके कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसका मतलब ये कि प्लेन के अंदर खींची की दो लाइनें हमेशा या तो इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होंगी, इसके सिवा तीसरी कोई लाइन नहीं होती। और उल्टी बात भी अगर बोली जाए कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो हमेशा एक प्लेन में होंगी। अब यहाँ पे कई बच्चे अटक जाते हैं, सर ये कैसे पता कि आपको हो सकता है प्लेन में ना हो? तो जैसे मान लो ये लाइन नीचे होगी तो तो पन्ना यूं चिपका दूंगा ना मैं, नहीं आया? कहानी पकड़ में आ गई आपको? क्योंकि अपने को तो पेपर चिपकाना है, प्लेन मैंने क्या है? पेपर, ठीक है? अगर भाई एक हार्डबोर्ड पे मैं ऐसे कभी दिखा सकता हूँ तो गलत क्या है? अच्छा मान लो सर अगर लाइनें ये होती तो, ऐसे होती तो, मैंने कहा अगर देख सुन, अगर ये इंटरसेक्टिंग है, पहले तो पक्का कर तू इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है, ठीक है? अब तू कह रहा है ऐसे है, ऐसे का मतलब तो हमारी दुनिया में याद है स्क्यू लाइन से, सही है ना? हाँ, क्योंकि ये ना तो पैरेलल में आ रहा है ना इंटरसेक्टिंग में, और द लाइंस दोज हु आर नॉट पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग आर स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइंस तो नॉन पैरेलल, वो नॉन कोप्लेनर होंगी, वो तो पक्का है। लेकिन अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है, अगर दो लाइनें एक से जुड़ करके चली हैं, मान लो ये जैसे ये दो लाइनें, ये दो लाइनें इंटरसेक्टिंग है या इंटरसेक्ट कर गई कि नहीं कर गई? ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करी कि नहीं करी? तो मैं क्या एक पेज पे नहीं चिपका सकते इन्हें? इसका मतलब ये कि हमेशा दो लाइनें हमेशा कोप्लेनर होती हैं, दो लाइनें हमेशा कोप्लेनर होती हैं, दिमाग लगाना। तीन लाइनें हो भी सकती हैं और नहीं भी, हाँ हम गारंटी नहीं लेते, लेकिन दो की तो गारंटी है, ठीक है ना भाई? अच्छा दो लाइनें या तो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग, याद रख लेना, ये छोटी छोटी बातें हैं। हाँ अभी सही, पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ, पॉइंट नंबर 4 फटाफट से आइएगा। इफ लाइंस आर पैरेलल
If lines are parallel and having a common point, if lines are parallel and having a common point, if lines are parallel and having a common point, then they are coincident. Then they are coincident. देख लिया? पॉइंट नंबर 5 पे आइएगा. If lines are parallel and having a common point, then they are coincident. Point number 5. Lines neither parallel nor intersecting. Lines neither parallel nor intersecting are called skew lines. Lines neither parallel nor intersecting are called skew lines, and they are always non-coplanar. इसको वापस डब्बा पहना देना है ना, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक से रुको पहनाने से पहले रुको है ना. दे आर ऑलवेज नॉन कोप्लेनर. और इसके नीचे एग्जांपल में डाल देना. कोई एग्जांपल है अपने पास में स्क्यू लाइंस का? अपोजिट एज लिखिएगा. अपोजिट एजेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन. अपोजिट एजेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन आर स्क्यू लाइंस. डब्बा पहना देना. अपोजिट एजेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन आर स्क्यू लाइंस. डब्बा पहना दीजिएगा. ठीक है. हाँ भाई, अगले पॉइंट पे आ जाओ फटाफट से. फाइंड द नेचर ऑफ, क्वेश्चन लिखेगा. फाइंड द नेचर ऑफ लाइंस. फाइंड द नेचर ऑफ लाइंस एंड ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ एग्जिस्ट. ठीक है ना भाई? ठीक है. अब पहली लाइन के नाम लिखेगा L1, ऐसे L1 फिर कॉलन, L1 फिर कॉलन लिखने के बाद में लिखेगा R वेक्टर इज इक्वल टू में 1 -1 -10 प्लस में लैम्डा 2 - 3 8. सही भाई. और L2 के नाम पे लिखेगा R वेक्टर इज इक्वल टू में 4 - 3 -1 प्लस म्यू 1 - 4 1. सही है. 1 - 4 1. हाँ भाई, लिख लिया. अब अपने को ये पता करना है कि इनकी नेचर क्या है. ये अपने आप में पैरेलल है या, ठीक है ना. नेचर का मतलब होता है, सामने वाला ये पूछ रहा है, यहां पे आप लिख लीजिएगा पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग. क्वेश्चन में ये पूछना चाहता है भाई. ठीक है ना भाई? क्वेश्चन में ये पूछना चाहता है वेदर इट इज अ पैरेलल लाइंस, वेदर इट इज अ सेट ऑफ 2 पैरेलल लाइंस और अ इंटरसेक्टिंग लाइन. तो सबसे पहले पैरेलल और इंटरसेक्टिंग पता करने के लिए दोनों के डीआर पे नजर डालिए. ठीक है ना? सबसे पहले क्या करना होता है? चेक डीआर. ठीक है ना भाई? तो आपने अगर ध्यान से देखा तो आप यहां पे देख के जवाब दे सकते हो कि 2/1. ये 2/1 दिखा आपको? 2/1. और यहां से दिखेगा माइनस का 3 डिवाइड बाय माइनस का 4. क्या ये दोनों इक्वल है? ये दोनों इक्वल नहीं है. सो दे आर नॉट पैरेलल. सही है भाई? ये दोनों पैरेलल तो नहीं है. तो सर इंटरसेक्टिंग होगी. मे बी इंटरसेक्टिंग. स्क्यू भी तो हो सकती है ना. पैरेलल तो नहीं है, इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है वो अभी चेक करते हैं. ठीक है ना? अब ये तो हुआ पहले. सबसे पहले पैरेलल कैसे चेक करते हैं? पैरेलल चेक करते हैं डीआर मिला करके. मान लो अगर डीआर ऐसा होता कि 2/1, यहाँ पे भी 2/1, यहाँ पे भी 2/1 आ जाता, तो मेरे को पता चलता ये दोनों तो पैरेलल हैं. नहीं है समझ में? सबसे पहले चेक करते हैं पैरेलल है या नहीं है. कैसे चेक करते हैं? डीआर से. ठीक है ना भाई? तो पहला पॉइंट होता है चेक डीआर. ठीक है. अब ये तो हुआ, यहां से मेरा स्टेटमेंट निकल गया. सो दे आर नॉट पैरेलल, माने पैरेलल तो नहीं है. अब पॉइंट नंबर 2 पे आता हूं कि पैरेलल नहीं तो फिर इंटरसेक्टिंग वगैरह है कि नहीं है. ठीक है. इसके बाद को यहां चेक करते हैं. नाउ चेक सेकंड पॉइंट. नाउ चेक इंटरसेक्टिंग और स्क्यू लाइंस. अब ये चेक करना है कि इंटरसेक्टिंग है कि स्क्यू लाइंस है. यहां तक की बात तो समझ में आ रही है ना? अब इंटरसेक्टिंग और स्क्यू लाइंस चेक करने के लिए सुनो मेरी बात. क्या करते हैं? दोनों लाइंस के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट नोटिस करो. ठीक है ना? तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ L1 एंड L2 ये लिख रहा हूं मैं. L1 का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मैं लिखता हूं. ठीक है. 1 + 2 लैम्डा. सोच लिया? कॉमा -1 -3 लैम्डा कॉमा
-10 प्लस का 8 लैम्डा। सोच लिया, ये तो अपना पहला L1 आ गया। अब L2 के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पा दो। L2 के 4 प्लस म्यू और कॉमा -3 -4 म्यू। श्योर है? और लास्ट कोऑर्डिनेट आया -1 प्लस म्यू। श्योर? मैंने L1 L2 के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख लिए। लिखने के बाद में अब क्या करना है, मेरे को पता नहीं है ना कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, तो मैं आपको पहले नियत समझा देता हूँ कि भाई दिमाग में क्या चल रहा है। देखो दिमाग में चल रहा है कि मैं तो ये मान लेता हूँ कि ये इंटरसेक्टिंग है, मैं तो ये ज्यूम कर लेता हूँ कि भाई ये इंटरसेक्टिंग है ना? नहीं आया समझ में? अब ये इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग होने का मतलब ये है कि इस L1 पर, ये जो L1 है ना, इसको नाम अपन L1 रख देते हैं, इसका नाम L2। इस L1 पर एक पॉइंट ऐसा जिसे मैं जानता हूं, जो मेरे कहने पर आप जहां बोलोगे वहां पे खड़ा हो जाएगा। तो ये L1 पे ये पॉइंट है, इसको मैंने कहा तू चल बेटा इधर आ जा, ये A पे आकर के रुक गया। क्या आप ये बात समझते हैं? क्योंकि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो XYZ है, याद है मैंने अभी सीखा था आपको, ये XYZ है, ये तो कहीं पे भी रुक जाएगा। तो इसने यहाँ पे ये यहाँ के रुक गया, तो इसके कोऑर्डिनेट ये आ रहे। उधर से मैंने L2 के नाम पे भी बोला, मैंने L2 पे भी अपने को एक पॉइंट पता है, तो L2 पे भी एक चलता हुआ पॉइंट था, वो ये रहा। उसको मैंने कहा तू भी A पे आके खड़ा हो जा। अगर तुम दोनों वाकई में एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो रहे हो तो मुझे अभी पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? मैं तुरंत चेक कर लेता हूँ कि अगर बाय द वे दोनों का X सेम है, दोनों का Y सेम है और दोनों का Z सेम है, तो इसका मतलब ये कि दोनों एक ही जगह खड़े हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको, बकायदा थोड़ी देर रुकना है ना भाई। कैसे? देखो दोनों के X को कंपेयर करता हूँ, कंपेयरिंग X Y Z। देखो साहब, इसका X ये रहा, इसका X ये रहा। तो मैंने कहा कि 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू कितना? 4 प्लस म्यू। सही है? इक्वल बैठा दिया मैंने कहा आमने सामने बैठो अभी पता चलेगा। दूसरे वाले को उठाया, -1 माइनस का 3 लैम्डा इज इक्वल टू में कितना? -3 माइनस का 4 म्यू। सोच लिया? पास वाले को बैठाया, -10 प्लस का 8 लैम्डा इज इक्वल टू में कितना बना? -1 प्लस म्यू। सोच लिया? इज इक्वल टू -1 प्लस म्यू। बराबर तो नहीं? अच्छा, अब सुनने की बात क्या है, अब क्या करना है, मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं। मेरे को यहां से पता चला 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 3, 2 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 3। हाँ या ना? अच्छा, इन दोनों को सॉल्व करो। इन दोनों को सॉल्व करने पर माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 4 म्यू इज इक्वल टू माइनस का 2। सोच लो, इसमें तो कोई गलत नहीं। अब मैं क्या करता हूं, ये मेरे को ये पता चल गया, मैंने इसको यहां से इधर से कॉपी करा, ठीक है, और इसको यहां से कॉपी करते टाइम पे 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से मल्टीप्लाई करते ये बन गया 8 लैम्डा माइनस का 4 म्यू इज इक्वल टू 12। ठीक है ना भाई? इसके नीचे इसको कॉपी करा, माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 4 म्यू इज इक्वल टू कितना? माइनस का 2। और दोनों को सॉल्व कर लिया। सॉल्व करते कैंसिल आउट हो गया। इधर की तरफ बचा माइनस का प्लस का 5 लैम्डा इज इक्वल टू 10। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब ये लैम्डा की वैल्यू 2 डालता हूं। लैम्डा की वैल्यू 2 डालते 4, ठीक है ना भाई? तो म्यू इज इक्वल टू 4 माइनस 3 बोले तो 1। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब ये इन दोनों को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू ये इसने दिया, मिला। अगर ये तीसरे पे भी सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब सबको सेटिस्फाई हो गया। नहीं है? माने लैम्डा और म्यू का एक ऐसा सेट है जिसपे ये भी बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू जो इन दोनों ने दी वो अगर तीसरा भी सेटिस्फाई हो गया तो इसका यही तो मतलब समझा जाएगा ना गणित में कि लैम्डा और म्यू पर ये भी बराबर है, क्योंकि इन दोनों के इक्वल होने से ये लैम्डा आया और इन दोनों के इक्वल होने से ये लैम्डा आया। तो लैम्डा और म्यू का जो सेट ये दोनों दे रहे हैं वो तीसरे को भी मंजूर है। इसका मतलब ये कि लैम्डा और म्यू के ऐसे सेट पर ये भी दोनों बराबर, माने इसका x और इसका x बर मिला, उसका y और उसका y मिला और उसका z और उसका z मिला। नहीं आया समझ में? और तीनों अगर एक ही जगह आकर के मिल गए इसका मतलब दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग थी। नहीं तो कैसा है, एक ही x इसको भी खुश कर रहा है और उसे भी खुश कर रहा है, एक ही y इधर भी और इधर भी। पॉइंट समझ में आया? तो अपने को यहां से ये समझ में आता है कि लैम्डा और म्यू अब इसे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो जरा, एक मिनट जरा रख लेते हैं। -10 प्लस में कितना? 8। लैम्डा की जगह कितना रखना है? 16। श्योर है? और -1 प्लस म्यू की जगह कितना रखना है? 1। श्योर? तो ये क्या 6 बराबर में 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब ये कि लाइंस आर स्क्यू लाइंस। क्या आप ये बात पकड़ गए? लाइंस आर स्क्यू लाइंस। अब पहले एक मिनट, अपना आंसर आखिरी बार जवाब देने से पहले एक बार और, तब तक आप कॉपी करोगे, ठीक है? तब तक मैं एक बार और चेक कर लेता हूं कहीं हमसे कोई प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो गई हो। ठीक है? आप कॉपी करना चालू करें। ठीक है?
1 माइनस 1 माइनस 10, 2 माइनस 3 8, अगली लाइन है 4 माइनस 3 माइनस 1 1। हाँ देखो अपने से क्या चमत्कार हुआ है, बहुत छोटा लेकिन मंजूर हो जाएगा। ये वाला 7 है बस, ठीक है भाई। एक मिनट जरा, इसको 7 होने पे कितना फर्क पड़ रहा है ये देख लें जरा, जल्दी से बताना 7 होने पे क्या क्या फर्क पड़ा। इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो रेशो मिला ही नहीं, पैरेलल तो थे ही नहीं। इधर क्या फर्क पड़ेगा, 1 प्लस 7 म्यू हो गया, हाँ या ना, तो आखिरी वाले सेट में 7 म्यू हो गया नहीं है, और 7 म्यू होते इधर 7 हो गया, और ये 6 बराबर 6 हो गया। इसका मतलब लैम्डा और म्यू का सेट इसको सेटिस्फाई कर गया। सेटिस्फाई करते ही ये लाइन अचानक से इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, तो कहना मतलब लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना। लैम्डा सेट ऑफ लैम्डा एंड म्यू गिवन बाय first two equations satisfying third set implies lines are intersecting, ठीक है, implies lines are intersecting। आप लोग काफी उधर नहीं बैठते ना, आड़े में कैसे देख लेते हो आप। ये आपको नेचर निकालना आया क्या, 2 लाइंस के लिए नेचर निकालना आया या नहीं आया। मेरे को जब तक आप में से जो भी फ्री होते जा रहे हैं कॉपी भी करते करते, मुझे ये बता दीजिए सबसे पहले क्या चेक करते हैं, पैरेलल या नॉन पैरेलल। हाँ DR सही बोले आप, हाँ या ना। अगर मान लो पैरेलल हो जाती तो मैं पैरेलल बोल के निकल जाता, नहीं निकलता, फिर भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता। कल को मान लो पैरेलल है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी सेम आ गया तो कोइंसिडेंट निकल जाएगी। मैं पैरेलल पर टिक मार करके आऊंगा और नीचे कहीं D ऑप्शन में कोइंसिडेंट दिया होगा और मेरी वर्ड लग जाएगी। नहीं आया समझ में। इसका मतलब ये कि लाइन वाले 4 ऑप्शन लेकर के चल सकते हैं, कौन कौन सी, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, स्क्यू और कोइंसिडेंट। समझ में आया। हाँ, तो ये चौथी लाइन पे भी दिमाग लगा के रखना। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा जल्दबाजी में रह गए, ठीक है, सोचा तो बहुत अच्छे से लेकिन वर्ड कहीं वहां लिखी थी, कोई बात नहीं। अच्छा चलो DR चेक करने के बाद इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे चेक करते हैं, एक तो ये बताओ पहले, एक से धीरे धीरे कौन बताएगा कि सर मुझे समझ में आ गया है, इतना सा काम है। हाँ बताओ तुम, अच्छा है चलो लास्ट से आ जाएगी। तो सबसे पहले पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखे दोनों के, फिर कंपेयर किया किसको, दोनों के x को, दोनों के, फिर दोनों के। इससे हमारे को लैम्डा और म्यू में कितनी इक्वेशन मिलेंगी, 3 सेट मिलेंगे। फिर उनमें से कोई 2 को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल करके तीसरे को अगर सेटिस्फाई कर गया तो, नहीं तो स्क्यू, ठीक है। थैंक यू, चलिए बढ़िया, ये आपने अच्छा काम कर दिया मेरे लिए, है ना, कि अब आपने एक और टॉपिक पे बढ़त ले लिया। आगे बढ़े। हाँ भाई फटाफट लिखिएगा। अगला, जिन लोगों ने ये लिख लिया नेचर ऑफ लाइंस, है ना, वो एक और काम कर लें, नेचर ऑफ लाइन लिखने के बाद में ए लिख लेना, ठीक है ना। इससे ही है उस तरह के एक टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं, बी L1 के नाम पे फटाफट लिखेगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा 3 माइनस 1 1, ठीक है भाई। L2 के नाम पे दिया है कॉलन, आर वेक्टर इज इक्वल टू में 2 0 0 प्लस म्यू ब्रैकेट में दे रखा है -6 2 एंड -2, ठीक है भाई। सी L1 फर्स्ट नंबर पे दिया है 0, आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 0 2 प्लस लैम्डा 3 2 1, और L2 के नाम पे दिया है आर वेक्टर इज इक्वल टू 3 2 5 प्लस में म्यू 6 4 2, ठीक है भाई। और डी एक तीसरा लाइन का सेट भी दिया है, आर वेक्टर इज इक्वल टू -3 6 0
प्लस लेमडा -432। ध्यान से अभी आपने देख लिया ना, मैंने एक गलती से 7 को 1 पढ़ लिया था, स्टोरी बदल गई थी, है ना, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से कॉपी करना, मैं भी उतना ही ध्यान से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। और एक बार दोबारा चेक भी कर लूंगा। आर वेक्टर इज इक्वल टू -207 प्लस में म्यू टाइम्स -411। हाँ भाई, ये मैंने आपको 3 अलग अलग लाइनें लिखवा दी हैं, ठीक है। एक अभी चेक करना आपने, ठीक है, और फर्स्ट ही चेक करोगे आप, है ना। पहले आप अभी के अभी चेक कर लो फटाफट से, तब तक मैं देख लेता हूँ। लेमडा 3 - 1 1 200 -6 2 -2 002 321 325 642 -360 -432 -207 -411 बराबर है। हाँ जी साहब, फर्स्ट चेक करिए आप किस तरह की लाइन है, बताइए। देखो जरा, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है? कोइंसिडेंट है, देखा चेंजेस आ रहे हैं, फिर आप ध्यान नहीं दे रहे मतलब। कोइंसिडेंट है पहली या सेकंड? सेकंड पैरेलल है, कोइंसिडेंट है? कोइंसिडेंट नहीं निकली क्या? कितने लोगों ने बना लिया सेकंड? अरे पैरेलल आगे गया सेकंड, कोइंसिडेंट किसी के आइए क्या सेकंड? कोइंसिडेंट पैरेलल ही आइए, कोइंसिडेंट 5 वाला। हाँ भाई, क्या ही तुम्हारी पैरेलल? इसकी पैरेलल आई है, पैरेलल या कोइंसिडेंट? पैरेलल पक्का। पीछे कितनी आई तुम्हारी? करी नहीं है वो, तू धीरे कब से हो गया? हाँ भाई, कितने आई करी? पैरेलल आई, पक्की बात, पैरेलल आई है। अरे पैरेलल ही है, डोंट वरी। हाँ पैरेलल ही है, कोइंसिडेंट नहीं है। डोंट, वो तो आपको क्या है चमकाने के लिए, आप ज़्यादा पैरेलल कर रहे थे ना, तो अपने को एक आदमी मिल गया जिसने कोइंसिडेंट बोल दिया, ठीक है, तो अपने कोइंसिडेंट का नाम ले ले। तो आप में से कई लोगों को दोबारा चेक करा, ठीक है, एक बार और चेक कर लिया। अच्छा, नहीं तो आपने तो क्या याद है, आपने पहले कैसे उड़ा दिया था लिखते ही पैरेलल है। मैंने कहा यार इतना तेज, हाँ सुपरमैन, याद है अपने कभी आप 13 में आना। ऑड लग रहा है सर, अबे ऑड लग रहा है मतलब क्या है? मेरे को आज तक नहीं पता चल पाया कोई फंक्शन ऑड है कि इवन है, देखते ही तेरे को ऑड लग रहा है सर। अबे कैसे लगता है ना? वैसे ही अपने यहाँ 12th में भी आ गई होगी, वो सिद्धि प्राप्त होगी। सर पैरेलल लग रही है। अबे कैसे पैरेलल लगती कैसे? ठीक है, अच्छा आप में से किसी ने अगर भाई जो इसका पहले वाले का DR चेक कर लिया, 3 डिवाइड बाय -6 -1 डिवाइड बाई 2 और 1 बाई -2। अच्छा ये तीनों बराबर आ गए। अच्छा तो आपका पैरेलल का तो वहीं आपका सीट पड़ गया होगा। अच्छा फिर आपने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकाले या ऐसे ही? हाँ 3 लैम्डा माइनस लैम्डा और लैम्डा, और अगले वाले का आ गया 2 - 6 म्यू और 2 म्यू और -2 म्यू। श्योर है भाई? अच्छा फिर 3 लाइनें खींच लो, 3 लैम्डा इज इक्वल टू में 2 - 6 म्यू और माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू और इधर से लैम्डा इज इक्वल टू -2 म्यू। अरे वाह, ये दोनों तो मैच कर गए। ठीक है, फिर ये तीसरा वाला और कर जाए, इसको इसमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू रख दूं क्या? तो माइनस का 6 म्यू सही है नहीं है? अरे चमत्कार होता दिख रहा है मेरे को कुछ। 2 - 6 म्यू उड़ा दूं? पहली बार इतिहास में 0 इज इक्वल टू 2 प्रूव है, ठीक है, जो कि फिजिबल। हाँ माने लैम्डा और म्यू की कोई भी वैल्यू फिजिबल नहीं है, क्योंकि लैम्डा और म्यू के भरोसे ही ये गड़बड़ हुई है, तो दोनों को अलग कर दिया गया भाई। ठीक है, माने नो सेट ऑफ लैम्डा कॉमा म्यू इज पॉसिबल। सही है ना भाई? कहने का मतलब ये कि लैम्डा और म्यू का कोई सेट पॉसिबल नहीं है जिसके लिए ये तीनों इक्वल आए, हाँ कोइंसिडेंट आए, फॉर विच
lines L1 and L2 have common point, implies parallel lines। सही है भाई? अच्छा anyway आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों का ये बन गया, अब ये बाकी दो तो आप घर से कर लेना, ठीक है ना? पैरेलल अगली वाली लग तो रही है लेकिन अब पैरेलल नहीं आएगी, पक्की बात। एक बार अगर पैरेलल आ गई तो फिर पैरेलल नहीं आएगा, फिर एक कोइंसिडेंट आएगा। ऐसा पैरेलल आ गया दोबारा से? पता नहीं, मेरे पास में नहीं है अभी तो, है ना? अब इसका आंसर नहीं है। हाँ भाई, ये दो ऐसी चीजें हैं जो अब मैं आगे आपको बताने वाला हूं। इनका वेक्टर के क्वेश्चंस में भरपूर उपयोग है, लेकिन वेक्टर का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ये एक्चुअल में ओलंपियाड के लिए पढ़ाई जाने वाली चीजें थी किसी टाइम पे, और फिर बाद में उसे वेक्टर में इन्वॉल्व कर लिया गया, क्योंकि हम लोग वेक्टर के दौरान क्वेश्चंस करते हैं रेशो के, ठीक है? और अब इनका यूज हम लोग मैथ्स में कहीं भी कर डालते हैं, इवन बात वेक्टर में करते हैं, लेकिन बात छेड़ते छेड़ते हमारी 2D में भी चली जाती है, ठीक है ना? तो आपको बस सिर्फ दो ऐसी पॉइंट्स को लिख के रखना है, ठीक है? दिमाग नहीं लगानी। पहला नाम है सिवास थ्योरम। हाँ, उम्मीद है आप में से कईयों को ध्यान होगा, किसी टाइम पे मैंने आपको एक बात बताई थी, सिवास लाइंस। नहीं, डिटरमिनेंट के दौरान नहीं बताई थी, मैंने आपको बताई थी और एसओटी के दौरान मैंने कहा था कि है ना, बहुत सारी लाइनें ऐसी नहीं है जो ट्रायंगल में इंटरसेक्टिंग हो। जैसे 3 मीडियन हुआ है, तीनों मीडियन इंटरसेक्टिंग है, तीनों ऑल्टीट्यूड इंटरसेक्टिंग है, तीनों एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्टिंग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप मर्जी है जिसको चिपका दो कि सब इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। मुश्किल से 6 या 7 हैं, इसलिए तो रटाया जाता है कि इन पे तो ध्यान दे लो, 6 या 7 ही तो हैं, ठीक है? तो वैसे ही है सिवास लाइंस, है ना? अब सिवास लाइंस के कारण बनी सिवास थ्योरम। आप तो दिमाग इस पे लगाओ, सिवास थ्योरम का बेस डालिए फटाफट से। बेस में लिखेगा 3 सीवियन लाइंस, 3 सीवियन लाइंस, ठीक है? सीवियन, अरे CEVIAN, सीवियंस, ठीक है भाई? 3 सीवियंस लाइंस AD, BE and CF are concurrent, ठीक है ना? AD, BE and CF are concurrent। एक सेकंड, इससे पहले कि अपना दिमाग बिल्कुल घूम जाए, कौन आ गया कहां से आ गया, है ना? थोड़ा सा डायग्राम वायग्राम बना लेते हैं ताकि आपसे सीख जाऊं मैं। ये देखिए साहब, ऐसा है, ये ए रहा, ये रहा बी, ये रहा सी, है ना? ए के सामने डी को बैठा रहा हूं, ये लाइन आई, ठीक है ना भाई? एडी आ गया, एडी मार्केट में आ गया, नहीं आया? अच्छा, वैसे ही अपन लोग इधर भी किसी को ले लेते हैं, बी ई, ये वाला पॉइंट का नाम बी ई रख देता हूं, सही है भाई? और इसी पॉइंट से अपन एक और पॉइंट निकाल लेते हैं, एफ। सोच लिया? हाँ, अब यहां देखना, ये तीनों एक ही पॉइंट में मिल गई, ठीक है ना? उसके मिलने से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारे को तो सिर्फ ये लिखना है 3 सीवियन लाइंस AD, BE एंड CF आर इंटरसेक्टिंग इफ लिखने के बाद, अब यहां पहले इफ लिखने के बाद वापस आ जाना, क्या लिखा है? कॉन्करेंट इफ, क्या कुछ और लिखवा है? नहीं, 3 सीवियन लाइन दिस आर कॉन्करेंट इफ, बस इफ के बाद इधर आ जाओ। अब मेरे पास आ जाओ ना, मैं वही तो बोल रहा हूं। इफ के बाद क्या है, जरा ध्यान से देखना मैं जो बोल रहा हूं। AF अपॉन FB, AF अपॉन FB इंटू BD अपॉन DC। सोच लिया आपने? BD अपॉन DC। आगे सुनो, बाद में 1 मिनट, बाद में मौका दूंगा मैं अलग से 2 मिनट किसके। CE अपॉन EA, CE अपॉन EA, सही है, इज इक्वल टू 1। याद रहेगा आपको? उम्मीद है दिख गया। आप अपने बना सकते हैं ऐसा फूल, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? लिख लो CE अपॉन EA। हाँ, लिखते लिखते बोल सकते हो आप, कोई तकलीफ नहीं। CE अपॉन EA, ये सीवियन लाइंस का है ना, ये मेथोडोलॉजी अपने लिए क्वेश्चन करने के दौरान बहुत काम किए है, ठीक है ना? अब जिन्होंने ये लिख दिया उनके लिए अगला है मेनलॉज थ्योरम। मेनलॉज थ्योरम, हाँ भाई, जिन्होंने थ्योरम का नाम लिख लिया उसके नीचे टाइटल में लिख देना अगली थ्योरम में मेनलॉज थ्योरम, और उसके नीचे लिखिएगा लेट 3 पॉइंट्स F
DE lies, let 3 points FDE lies respectively on sides AB, BC and AC, AB, BC and AC of triangle ABC. Let 3 points lies respectively on the sides AB, BC and AC of the triangle ABC, then their points, ये क्या लिखा है यार, then these lines are, ये कुछ गलत दिख रहा है पता है, then the points are collinear, लिखने वाले ने क्या बकवास लिख दिया, then the points are collinear, नहीं दिमाग ही घूम जाता है पता है, बच्चा ऐसे लिखते लिखते अचानक मेरे को लगता है एकदम से कहाँ पहुंच गया, किधर ट्रांस में पहुंच गया, कहाँ चला गया, then the points are collinear, ठीक है, हाँ अच्छा कोई बात नहीं, आप तो लिखेगा then these lines are collinear, ठीक है, then these lines are collinear, let 3 points FD lies respectively on the side AB, BC and AC of the triangle ABC, then points are collinear. एक मिनट रुको, एक सेकंड, अरे आपके दिमाग में नहीं आएगा, आपके दिमाग में चल रहा है कि अपन कुछ बोल लें, मेरे दिमाग में चल रहा है कि मेरे पास में इसका सही भी तो होगा, ठीक है, गलत ही क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये तो मेरे को इस पे एक बहुत शानदार क्वेश्चन पूछना है आपसे, वो क्वेश्चन से पहले मैं एक बार थियोरेटिकली बुकिश लैंग्वेज ही लिखवाने में दिमाग लगा रहा हूँ, क्या आपके दिमाग में वैसे ही है, क्योंकि एक बार अगर आपको, हाँ भाई देखो अब ये बिल्कुल अलग ही दुनिया में था शायद, ठीक है, पूरा उड़ा दो आप, पूरा उड़ा दो, बिल्कुल पागल आदमी था क्या, मैंने कहा ना, मैंने ये इसने लगता है उस समय वो हुलुलु हो गया था इसका, ठीक है ठीक है, हाँ दिमाग कहीं और पहुंच गया, वो देखे ना गोलमाल 3 में अचानक जॉनी लीवर हुलु हुआ ऐसे आगे लिखेगा इफ ए लाइन कट्स, क्या मैं इसीलिए मैं कह रहा था मेरे को एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना है, आप दिमाग लगाना, आपका दिमाग, लेकिन मेरे को लगता है कि ये बदमाशी किसी ने सिखा दी होगी, तो शायद बच सकते हो आप। इफ ए लाइन कट्स साइड्स, इफ ए लाइन कट्स साइड्स BC, CA and AB, BC, CA and AB of triangle ABC, BC, CA and AB of triangle ABC at DEF, BC, CA and AB at DEF, then, ठीक है, then के बाद में मैं बाद में बताऊंगा, ये पड़ा आपका ट्राइंगल, ठीक है, एक लाइन उठाओ, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, एक लाइन उठानी है और आपको BC, CA और AB पे DEF दिखाना है, शो करो आप, एक लाइन कट कर रही है, हाँ, और ये बताना नहीं है किसी को, आप ही हीरो बनना, जिसको आ जाए दिमाग में हाथ खड़ा कर देना कि सर अपने दिमाग में आ गया, एक लाइन कट कर रही है तीनों लाइनों को, स्ट्रेट लाइन है, हाँ स्ट्रेट लाइन, करो करो करो, देखो जिसके आ जावे, DEF करके 3 पॉइंट नहीं है, इसीलिए तो मैं इसके पीछे पढ़ा था, इतनी अच्छी थ्योरम है क्योंकि इसमें पहला पॉइंट ही, अगर उसकी वो लैंग्वेज में क्या पढ़ा था वो तो बकवास थी, ये है मस्त चीज, एक लाइन ने तीनों को कट करना है, रुको रुको रुको, थोड़ा टाइम दो, दिमाग तो लगा लेने दो इनको, एक लाइन तीनों को कट कर रही है DEF पे, हाँ आप सोचोगे ट्रायंगल सर थोड़ा सा ऐसा एक्यूट, एक्सट्रीम एक्यूट ले लेते हैं, ठीक है, क्या मालूम 179 डिग्री ले लेते हैं सर ऊपर का एंगल, हाँ भाई किसी के दिमाग में आया, एक मिनट रुको रुको रुको, पहला, हाँ सबसे लास्ट कॉर्नर, एक स्ट्रेट लाइन, हाँ एक्सटेंड कर लेंगे, नहीं है समझ में, अगर देखा जाए तो ये लाइन को आप एक्सटेंड करो, कौन मना कर रहा है भाई, एक लाइन कट तो करेगी,
नहीं करेगी क्या? एक लाइन मस्त कट कर रही है। ए बी, ये तो वेक्टर की दुनिया है ना, तो ए बी अपने पैरेलल उठ जाएगा। एक लाइन ने ट्रायंगल एबीसी की तीनों लाइनों को कट करा, एक को कहां जाके कट करा? आउटसाइड, एक्सटीरियर कट मारा है, और दो को इंटीरियर कट मारा है। तो हो गया ए बी। अब मेरे को पॉइंट बताते जाओ, क्या क्या था? ए बी सी, सी ए और ए बी पे। बी सी पे कौन सा पॉइंट था? डी। बी सी पे डी ई एफ था ना? हाँ, तो दिस पॉइंट इज डी, और सी ए पे ई, सही भाई, और इस पर एफ। हाँ साहब, अब वापस समझना, सिवास थ्योरम चालू हो गई। सुनो, ये वाला पॉइंट है ना, ये एक्सटीरियर है। अगर ये बीच में होता तो अपन चलते थे ए एफ अपॉन एफ बी, नहीं याद आया? अब अपन चलेंगे ए एफ अपॉन एफ बी, याद है? चटाई मुड़ी हुई, नहीं याद आया? अब की बार लिख रहा हूं वही ए एफ, आप तो वही समझोगे, ए एफ अपॉन एफ बी। अभी भी नहीं आया? ए एफ अपॉन एफ बी, फिर बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी, इंटू में सीई अपॉन ई ए, सीई अपॉन ई ए, और इजिकल टू में 1 होने के बजाय कारण बोलो, एक एक्सटर्नल डिवीजन है, आगे का नहीं। तो ये हुआ मेनलॉस थ्योरम, है ना? मैं तभी तो कह रहा था इसकी थ्योरम बहुत शानदार है। इसकी बुकिश लैंग्वेज के मैं इसीलिए पीछे पड़ रहा था कि अगर भाई तो आपको दिख गया तो आप में से कई लोगों का दिमाग चल पड़ेगा कि यार गजब चीज है। तो अब ये जिन्होंने लिख लिया, मुश्किल से 2 मिनट और लूंगा, ठीक है? आपका एक क्वेश्चन इस पे हो जाए। हाँ भाई, लिखिएगा, इन ए ट्रायंगल एबीसी देख लिया? इन अ ट्रायंगल एबीसी, डी डिवाइड्स बीसी, डी डिवाइड्स बीसी, डी डिवाइड्स बीसी, डी डिवाइड्स बीसी इन रेशो 3:2, सही भाई, इन रेशो 3:2, एंड ई डिवाइड्स, ई किसको डिवाइड करता था अपना? ई डिवाइड्स ए सी इन रेशो 3:1। आगे लिखेगा, द लाइन ए डी एंड बी ई, लाइन ए डी एंड बी ई मीट एट एच, कैपिटल एच, एंड सी एच meet and CH meet AB and CH meet AB at F, at capital F. Find ratio in which F divides AB. Find ratio in which F divides AB. काम है खड़क से ट्रायंगल, खड़क से ट्रायंगल आ गया होगा। देखो जल्दी से ट्रायंगल बनाओ, ठीक है? ट्रायंगल बनाने के बाद पहली लाइन का पीछा करो। D कहाँ है? BC पर। D एक पॉइंट ले लो BC पर 3:1 के रेशो में। नाम लिख लो फटाफट ABC, 1 सेकंड की भी देर नहीं लगानी, ठीक है ना भाई? D लिख लिया, कहां पे लिखा? BC पर। अरे इतना हल्का काम दे रहा हूं, D लिखना है, BC पर 3:1 का दिखाना है, दिखा दिया। अगले नंबर पे आ जाओ, E लेना है एक पॉइंट AC पे, एक पॉइंट ले लो AC पर, जिसका रेशो लेना 3:1। पहले वाला तो 3:2 है, सॉरी 2 लिख लेना, और अगला वाला 3:1। अब 3:1 समझदारी से लिखना, ठीक है? ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है आप कैसे जा रहे हो, समझदार व्यक्ति जानता है उसको कैसे जाना है। हाँ भाई, अब AD और किसको मिलाना था? B को मिला लो, AD और B मिले, उस पॉइंट का नाम क्या रखना था? H रख दिया। अब C को H से मिलाओ और आगे बढ़ाओ, C को H से मिलाया, पॉइंट का नाम H रखो, जल्दी से AD और BE वाले पॉइंट का जहां पे दोनों मिले, मिला, आंसर आने को होगा
दोनों के मिड पॉइंट का, दोनों के मीटिंग पॉइंट का नाम देखो। जिन्होंने बिल्कुल नहीं चलाया उनको पहले बता देते भाई ट्रायंगल बनाना था, ठीक है, और बीसी पर एक पॉइंट लेना था डी जो 3:2 में डिवाइड करता, और एक पॉइंट लेना था सी एसी पर, क्या नाम था, ई, और किस रेशो में, 3:1। रुकना है अभी मैं ये होल्ड पे, ये 3:1 होगा कि 1:3 होगा, अभी बोलूंगा नहीं, अभी नहीं बोलेंगे, अभी बस दिमाग लगाऊंगा। पहला काम एडी मिलाया, बी मिलाया, रेश इस जगह का नाम एच रखा, अगले ने कहा सी एच को आगे बढ़ाने पर ए बी को एफ पे कटेगा, सही है भाई, 3:1। अरे आंसर बोल रहे हो आप लोग, अच्छा ये 3:1 सही है क्या, या सही है 1:3? 1 यहां लिखो, श्योर है, क्योंकि लाइन का नाम एसी है, ध्यान से, लाइन का नाम एसी है, सीए नहीं है, तो एसी होने पे 3:1 नहीं होगा, 1:3 होगा। एसी लाइन को ई पॉइंट ने डिवाइड करा है, ए से सी की ओर जाते हुए, नहीं है? देखो अभी जिनका आंसर आ रहा है मिला लेते हैं, अब भी पता चल जाएगा। क्या ये सीवियन लाइन से क्या, हाँ या ना? अरे सीवियन लाइन से, क्योंकि एक ही पॉइंट पाके मिली कि नहीं मिली, तो भाई सिवास थ्योरम। क्या कुछ गड़बड़ हो गया? नहीं, अब मेरे को समझा तो दो, लेना क्या था, रेशो क्या लेना था, ए एफ अपॉन एफ बी मल्टीप्लाइड बाई, अरे बोले नहीं, बी डी अपॉन डी सी मल्टीप्लाइड बाई सी अपॉन ई ए इज इक्वल टू 1। अब बताइए ए एफ अपॉन एफ बी तो शायद निकालना था, ए एफ अपॉन एफ बी मल्टीप्लाइड बाई बी डी अपॉन डी सी की जगह 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 सी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू 1/3, उड़ा दो, तो अपने पास में ए एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल टू में 2:1, सही है? हाँ भाई, ये अपना काम नक्की। वैसे भी आपको हल्का सा आइडिया हो ही गया होगा, कई बच्चों ने बदमाशी से उसको समझ लिया होगा कि इसको 1/3 लेना है, 3/1 लेना है ना, जैसा सही बैठे सर वैसा ही लेना था। अच्छा, तो ये तो अपना काम हो गया। मैंने कल के दिन आपको काम दिया था, है ना, मैं आपको काम इसलिए थोड़ा थोड़ा बढ़ाता जा रहा हूँ कि बढ़ो आगे। आज के दिन पे, पिछली बार तो पता है मैं जबरदस्ती दे रहा था काम मिलने के लिए जगह तो मिले। चैप्टर तो अब उठना चालू होगा जब डॉट प्रोडक्ट चालू होएगा। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 8 करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है ना भाई। ये अपने लिए आज का पहला काम हुआ। अभी भी मैं पता है 1-2 पॉइंट से और रह जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, आज सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 ही करके आइएगा, उसी के अंदर 1 2 3 सब कर लाना, ठीक है।